आज सुनिए हिंदी की सुपरिचित, लोकप्रिय और युवा लेखिका मीनू त्रिपाठी जी की लिखी हुई कहानी मन्नत के सिक्के। तो प्रस्तुत है कहानी मन्नत के सिक्के। अमृता अम्मा कहाँ हैं? कहाँ होंगी? वहीं पूजा घर में बैठी शिकायत कर रही होंगी अपने भगवान से। किस बात की? साकेत की आंखों में विस्मय देख वो खेदयुक्त व्यंग से बोली, यही कि काश पोती की जगह पोते के कंधे पर तारे लगते देखती। कैसी बात कर रही हो? आज के दिन भी? अम्मा के चेहरे को पढ़ना आता है मुझे, आज सुबह से ही गुमसुम सी हैं। अमृता की बात सुनकर बिना किसी प्रतिक्रिया के वो पूजा के कमरे की ओर चला आया तो देखा अम्मा पूजा घर में बैठी हुई चांदी के सिक्कों को हथेलियों में धरे गहन सोच में डूबी हुई थी। क्या हुआ अम्मा? और हाँ, ये आजकल जब तब इस थैली को निकाल लेती हो, मुझे तो समझ में नहीं आता क्यों इसे देख देख कर जी दुखाती हो। हाँ हाँ, अरे ऐसा कुछ नहीं है, कुछ सामान ढूंढ रही थी सो ये हाथ लग गई। सोच विचार के घेरे से निकलते हुए अम्मा हाथ में पकड़े सिक्कों को झटपट थैली में डालने लगी। अम्मा की गंभीर मुद्रा और चांदी के सिक्कों की थैली देखकर साकेत के माथे पर बल पड़ गए। सिक्कों से भरी थैली जब जब अम्मा निकाल कर हसरत से देखती हैं तो वह कुढ़ जाता है, पर आज बात न बढ़ाते हुए वो हंसकर बोला, लगता है बहुत दिनों से अपनी पोती को डांट नहीं लगाई इसलिए उदास हो। अब चलो देहरादून, वहीं अपना महीनों का कोटा पूरा करना। साकेत की बात का उत्तर दिए बगैर अम्मा भगवान के मंदिर के सामने मत्था नवा कर उठने लगी। तैयार हो जाओ, तुम्हें समय भी तो लगता है, बस 1 घंटे में निकल रहे हैं। साकेत ने टोका तो बिना जवाब दिए तैयार होने चली गई। कहीं जाना होता है तो अम्मा को आधा पौन घंटे पहले समय बताया जाता है। आज भी वही किया, पर आज वो समय से पहले तैयार होकर बैठ गई थी। स्टेशन पर ट्रेन भी समय से पहले आ गई थी। सब चढ़ गए, सामान व्यवस्थित हो गया। तब इत्मीनान से बैठी अम्मा कुछ देर तो खिड़की से बाहर झांकती हुई तेजी से छूटते पेड़, खलिहान, बस्ती, गांव, नदी, पहाड़ देखती रहीं। फिर ऊँघने लगीं और आंखें मूंदने लगीं। मुंदी हुई आंखों में नींद नहीं, अतीत की स्मृतियां घिरने लगीं। भागती हुई ट्रेन में जितनी तेजी से दृश्य परिदृश्य निकल रहे थे, उतनी ही तेजी से अतीत की घटनाएं भी रील की तरह आंखों में उतरती चली जा रही थी। 2 दशकों पीछे चली गई अम्मा को अपना स्वर सुनाई दिया, सुन साकेत, पहली बार बहू गर्भवती हुई तो मैं कुछ ना बोली। मनस्वी तुम लोगों की पहली संतान थी। चलो सब ठीक ठाक निपट गया, उसके लिए ईश्वर को बहुतेरा धन्यवाद। पर बच्चा, अब की बहू को लड़की नहीं होनी चाहिए, अभी से चेताई देती हूँ। जांच करवा लो, जो पेट में लड़की हो तो आश्चर्य से भरी साकेत की नज़रें उन पर टिकीं तो नज़रें चुराती हुई धीरे से बोली, अब आगे क्या कहूँ, तू खुद समझदार है, जानता है क्या करना है। पोते की लालसा में कुछ भी कर गुजरने का उन्माद देखकर साकेत हैरानी से अपना सर पकड़ कर बोला, हद है अम्मा, कैसी बात कह दी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। क्यों, गलत क्या कहा मैंने? 4-6 पैदा करने हो तो चुप हो जाती हूँ, 2 के बाद बस का झंडा लेकर तुम लोग खड़े हो जाओगे। अब बताओ, ऐसे में ये बुढ़िया क्या करे? क्या पोते का मुंह देखे बगैर संसार से चली जाए? माने पोते का मुंह देखने के लिए हमसे हत्या करवाओगी? अरे, वो अपना सर पकड़ती हुई बोली, ऐसे तो बड़े मॉडर्न बने फिरते हो, पर इस बात पर ऐसा अशुभ बोलते हो। वो करवाना, अरे क्या कहते हैं अंग्रेजी में, वो अबॉर्शन नहीं करवाएंगे। अमृता के गर्भ में जो भी है वो बस स्वस्थ हो, बेटी बेटा जो भी आए उसका स्वागत, बस बात खत्म। साकेत की 2 टूक बात से दिल जरूर टूट गया, पर उम्मीद नहीं टूटने दी और दूसरा पैतरा अपनाते हुए अन्न जल छोड़ बैठी। डायबिटीज़ की मरीज अम्मा की हालत देख साकेत और अमृता घबरा गए और आपसी सहमत के बाद उनसे वायदा किया कि वो लोग लिंग जांच करवाएंगे। अवैधानिक रूप से लिंग जांच केंद्र गए, पर किस्मत देखो, जांच में लड़के की रिपोर्ट हाथ में थमाने के बाद भी कन्या ने जन्म लिया। हाय तौबा मचाने के बाद पोती को अपनाने के अलावा कोई चारा नहीं था। लड़की के जन्म पर उन्होंने डॉक्टरों और लिंग जांच मशीनों को जी भर कोसा। वो तो कानूनी मुकदमा ठोंकने की तैयारी में थी, पर साकेत ने यह कहकर उन्हें शांत कराया कि लिंग जांच करवाकर हमने गैर कानूनी काम किया है, यदि किसी को पता चल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, हम सब लंबे समय के लिए जेल जाएंगे, सो अलग। अम्मा, आपकी हर बात मानी, अब और मुसीबत में न डालो। अमृता ने भी उनके सामने हाथ जोड़े। समय की रजाकत को समझकर पोती होने की टीस मन में दबाए उन्होंने चुप्पी साध ली, पर रह रहकर उनकी अतृप्त इच्छा की खटास कभी पोती पर तो कभी साकेत अमृता पर जाहिर हो ही जाती।
बेटी के प्रति अम्मा के बैर भाव को नज़रअंदाज किए अमृता साकेत ने नन्ही बिटिया का नाम बड़े चाव से मन्नत रखा। वो जब भी घर में मन्नत मन्नत की गुहार सुनती विषाद से भर जाती और मन टीसने लगता। गुजरते समय के साथ मन का क्षोभ शांत होने लगा। धीरे धीरे उन्होंने विधि का विधान मानकर घर की चहेती को स्वीकारा। आखिर कब तक वो उसकी बाल सुलभ क्रियाओं को नज़रअंदाज करती और आखिरकार जो हुआ सो हुआ की तर्ज पर फिर से पोते के लिए आस भरी नज़रें बेटे बहू पर टिक गईं। थोड़ी जिद मनुहार भी की, पर अब की बार साकेत के सामने उनकी कुछ न चली। साकेत ने अपनी कसम देते हुए पहले ही अम्मा को जिद करने से रोक दिया और हम दो हमारे दो का नारा लगाते हुए दो के बाद विराम लगा दिया। बेटे के तेवर और दो पोतियों के बाद लगे विराम से उनका दिल टूट गया। अब तो वो खुलकर अपनी खीज मन्नत पर उतारती, उसे ताने देकर झिड़क कर अपने मन पर मरहम लगाती, तो वहीं अमृता और साकेत मन भर भर दुलार अपनी दुलारी बिटिया पर उड़ेलते। अमृता और साकेत जितना उसका दुलार करते वो उतना ही अपनी दादी की आंखों का कांटा बनती जाती। धीरे धीरे मन्नत के प्रति उनकी चिढ़ उनके व्यवहार का हिस्सा ही बन गई। वो भी दादी के तानों को झेलने का कुदरती हुनर पैदाइश से साथ लाई थी। वो जुबानी जंग में सदैव तत्पर रहती, इसीलिए तो उन्होंने उसे नया नाम दिया था, तीखी मिर्ची। अम्मा जी उठिए, चाय पी लीजिए। अमृता की आवाज़ पर सोती जगती अम्मा उठ बैठी। थोड़ी देर में देहरादून आने वाला था। देहरादून में सब एक होटल में रुके थे। सुबह सुबह तैयार होकर सब सैन्य एकेडमी पहुंचे। आज भारत के भावी सैनिक कैडेट के ऑफिसर की पदवी पाने वालों में उनकी तीखी मिर्ची भी थी। अनुशासन भरे माहौल में बैठी सहमी सकुचाई अम्मा उसे देखने के लिए आतुर दिखीं। एक तो लड़की, दूसरे ऐसे तेवर, इसके चाल चलन देख के डर लागे है। सदा ये कहने वाली अम्मा दम साधे पोती की सधी चाल और भावी सैनिक के स्वाभाविक तेवर से रूबरू हो रही थीं। परेड शुरू हो चुकी थी। वो बार बार चश्मा निकालकर उसे आंचल से पोंछती और फिर परेड देखती। अम्मा को हर एक कैडेट में मन्नत नजर आ रही थी। 90 तुले कदमताल और बैंड की मनमोहक ध्वनि के बीच देश के युवा प्रहरी अंतिम पग पर पहुंच गए थे। अधिकारी घोषित होने के बाद उड़ती हुई उनकी टोपियां उनके हौसलों की बानगी दे रही थीं। उसके बाद माता पिता के लिए वो सुनहरा क्षण आया जिसके लिए उनके दिल की धड़कन बेकाबू हुई जाती थी। अपने ही बच्चों के कंधे पर सितारा लगाते हुए माता पिता स्वयं का कद गगन तक उठा हुआ पाते हैं। सभी माता पिता नए नए सैन्य अधिकारी बने बच्चों के कंधे पर तारा लगाने का गौरव प्राप्त करने लगे। उस समय जब मन्नत ने अम्मा की ओर सुनहरे चमचमाते तारे बढ़ाए तो खुशी से सिहर सिहर गईं। बड़े गर्व से उसके कंधे पर हिलते हुए झुर्रीदार कमजोर हाथों से साकेत की मदद से सितारे लगाने लगीं। उस समय भावुक अम्मा की आंखों से ये कहते हुए आंसू छलक पड़े, तेरे दादा को बड़ा शौक था कि तेरे पापा फौज में भर्ती हों। अरे मेरी प्यारी दादी, दादाजी की इच्छा उनके बेटे ने नहीं तो उनकी पोती ने पूरी कर दी। ऐसे में कम से कम आज तो पोती का सोग मत करो। चुप रह छोरी, कुछ भी बोलती है। मन्नत के परिहास से विचलित अम्मा ने उसके मुंह पर हाथ रखा और अपनी आंखों से बहे आंसुओं के अस्तित्व को आंचल से सुखाने लगी। भावुकता के सागर में डूबती अम्मा और उनसे दुलार पाती मन्नत को देखने का दुर्लभ दृश्य देखकर सभी भावुक हो गए। एकेडमी दर्शन के बाद सब वापस होटल लौट आए। दूसरे दिन मन्नत उनसे मिलने होटल आई और सबको देहरादून दर्शन कराने ले गई। देहरादून घूमती अम्मा रह रहकर उसे देखती। ऊट पटांग बेशर्मी भरी बातों से लबरेज उसका लड़कपन कहीं गायब हो गया था। कितनी बदल गई थी वो। भारत सरकार की जिम्मेदार सैनिक अधिकारी की गंभीरता उसके व्यक्तित्व से झलकने लगी थी। सिविल कपड़ों में भी वो ऑफिसर मन्नत सिसोदिया नजर आती थी। सुन, तू तो यहाँ आकर तो बिल्कुल ही बदल गई है। अब हमारे साथ अलवर चल, अपने अफसर को बोलकर छुट्टियाँ ले ले। अम्मा के कहने पर वो हंसते हुए बोली, दादी ये स्कूल थोड़े है जो कभी भी छुट्टी मांग लूँ। अब 15 दिन बाद आऊँगी अपने बर्थडे वाले दिन, फिर 1 हफ्ते रुकूंगी। यह सुनकर वो कुछ देर चुप रही, फिर उसकी चिर परिचित चुलबुली और बिंदास झलक पाने के प्रयास में बोली, चलती तो अपनी उस सहेली से मिल लेती। कौन सी? अरे तेरी वही सहेली मुई अनुदिता जो निरोध नहीं लेती थी। उसकी कोई खबर है? पेट से है या बच गई? क्यों? अम्मा के मुंह से ये बात सुनकर मन्नत ठठाकर हंस पड़ी और हंसती ही रही। फिर हैरानी से बोली, मम्मी दादी को हुआ क्या है? सब यूं खुल्लम खुल्ला बोल रही हैं, थोड़ी तो शर्म कर दादी। आ मेरी लाडो। अम्मा ने झट से दुलार से बाहें फैलाकर उसे सीने से लगा लिया। ये दृश्य अमृता और साकेत के लिए अद्भुत था।
ऐसा कुछ इस जन्म में देखने को मिलेगा, इसकी उम्मीद तो लगभग छोड़ ही दी थी। अमृता कभी अपनी सास को देखती तो कभी बेटी को। दोनों में कितना परिवर्तन आ गया था, या यूं कहें जैसे यकायक ही दोनों शांत और परिपक्व हो गई हों, एक दूसरे को समझने लगी हों। उसकी आंखों के सामने 4 साल पहले वाली अम्मा और मन्नत घूम गई। पटर पटर दादी को जवाब देती मन्नत और उसे झिड़कती चिढ़ती उसकी दादी। अनगिनत किस्सों के बीच न भूलने वाला वो अनुदिता वाला प्रसंग आंखों के सामने घूम गया। उस दिन बैठक में बैठी अम्मा माला फेर रही थी और मन्नत वहीं बैठी अपनी सहेली अनुदिता से फ़ोन पर बतिया रही थी। ही हंसती वो बेशर्मी से बोल उठी, अनु, अब परेशान होने से क्या होगा? ऐसा करो, इंटरनेट में सर्च करके देखो, शायद कोई सॉल्यूशन हो, और नहीं तो फिर डॉक्टर के पास चली जाना। माला फेरती अम्मा और अमृता दोनों के कान खड़े हुए। उनकी घूरती आंखों से बेपरवाह बोलती गई, अनु यार, तू भी पागल है। अब ऐसा कर, ऊपर वाले पर छोड़ दे और अगले महीने का इंतज़ार कर, फिर मुझे बताना क्या रिजल्ट आया। कहते कहते उसकी नज़र घूरती हुई अम्मा पर पड़ी। उनकी टेढ़ी नज़र से चेत कर, सुन, फ़ोन रख, अब बाद में बात करती हूँ, कहते हुए रिसीवर रख दिया। क्या हुआ, सब ठीक तो है? और हाँ, कौन सा रिजल्ट आने वाला है? अमृता ने पूछा तो उसने बाकायदा सर घुमाकर चकराने का स्वांग रच कर खिलखिलाते हुए कहा, अरे मैं तो प्रेगनेंसी के रिजल्ट की बात कर रही हूँ। ये सुनते ही अमृता शर्म से लाल हो गई और अम्मा आग बबूला। माला हाथ से छूट गई। आवेश में दांत किटकिटाते हुए बोली, हे भगवान, क्या बक रही है ये बेशर्म लड़की? देख लेना बहू, एक ना एक दिन कोई ना कोई गुल ये जरूर खिलाएगी। इसके लक्षण अच्छे नहीं हैं, संभाल सके तो संभाल इसे। अम्मा का क्रोध देखकर मन्नत सफाई में अपने कहे का भाव समझाते हुए अपनी इमेज का और बेड़ा गर्क कर बोली, अरे दादी, कल उसने कोई प्रिकॉशन नहीं लिया। मतलब वो गोली होती है ना, क्या कहते हैं उसे, हाँ, गर्भ निरोधक, बस वही अनु ने नहीं लिया और अब डर रही है कि क्या होगा। अरे चुप हो जा लड़की, बिफरते हुए अम्मा अपना सर पकड़कर बैठ गईं। उसने भी मन्नत को इस दबे ढके विषय पर यूं बेबाकी से मुंह खोलने पर डांट लगाई। अम्मा अपनी छूटी हुई माला संभालते हुए कभी उसे तो कभी मन्नत को कोसती जाती। ये देख छूट का नतीजा, ये चाल चलन सिखाए हैं। मन्नत झुंझला कर और सफाई देती, अरे हद है, आप लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे अनुदिता कुंवारी माँ बनने जा रही है। शादीशुदा है वो, और हाँ, पूरे 7 फेरों वाली शादी की है। मन्नत की कैंची सी चलती जुबान के आगे आखिरकार अम्मा ने हथियार डालकर मौन हो जाने में भलाई समझी और बाद में उसे शांति से समझाया, बिटिया, ऐसी बातें खुल्लम खुल्ला नहीं की जाती हैं। लाज शर्म तो लड़कियों का गहना है। हाँ दादी, पर यह गहना आउटडेटेड, मतलब बहुत बहुत पुराना हो गया है। कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ हवा में लहराए। निश्चल, उन्मुक्त, निर्दोष और मासूम सी उसकी हंसी जो उस वक्त चारों ओर बिखरी थी, वो उस समय तो सबको खिंचा गई, पर आज वही उल जलूल बातें और हंसी सुनने को सबके कान तरस रहे हैं। अम्मा ने पुराना बेढंगा सा प्रसंग अवश्य ही पुरानी चुलबुली मन्नत को वापस पाने के उद्देश्य से छेड़ा है। अम्मा की मनस्थिति के बारे में विचार कर अमृता मुस्कुरा पड़ी। सोच विचार के घेरे से बाहर आई तो देखा मन्नत इत्मीनान से अम्मा की कमज़ोर देह से खुद को टिकाए सो गई थी और अम्मा प्यार से उसके सर पर हाथ फेर रही थी। दूसरे दिन देहरादून से अलवर की वापसी में मन्नत मिलने आई तो अम्मा ने उसे सीने से लगाकर ढेरों आशीष दे डाले। देहरादून से वापसी सड़क मार्ग से होनी थी, सो अम्मा ने हरिद्वार जाने की इच्छा जाहिर की। हरिद्वार के पावन घाट में स्नान दान के बाद सब हर की पौड़ी में बनी सीढ़ियों पर आ बैठे। आरती के विहंगम दृश्य को देखने के लिए सभी उत्सुक थे। गंगा किनारे पावन अलौकिक दृश्य का अवलोकन करते हुए सहसा साकेत की आंखों में नमी आ गई। साकेत के चेहरे पर चढ़ते उतरते भाव देखकर अम्मा ने दुलार से उसका हाथ थाम कर कहा, 2 हफ्तों में आ जाएगी तेरी फौजी बिटिया, दुखी क्यों होता है? अम्मा के चेहरे को कुछ पल निहारने के बाद सहसा साकेत ने उनके दोनों हाथों को कसकर थाम लिया और भावुकता से बोला, अम्मा, आज हरिद्वार में एक झूठ के पाप से स्वयं को मुक्त करना चाहता हूँ। बेटे की भाव भरी नम आंखों से अम्मा की प्रश्नवाचक घबराहट भरी नजरें टिक गईं। क्या हुआ? साकेत गला खंगारते हुए बोला, याद है अम्मा, जब अमृता पेट से थी तब तुमने खाना पीना त्याग दिया था। तुम्हारी बस एक ही जिद थी कि लिंग जांच करवा लो। अमृता को समझती साकेत को रोक पाती उससे पहले ही उसने कह दिया, अम्मा, मैंने कोई लिंग जांच नहीं करवाई थी। गर्भ में लड़का है, इसकी झूठी रिपोर्ट मेरे दोस्त ने बनवाई थी। सालों से अपने ऊपर लदा बोझ उतार कर जहाँ साकेत ने गहरी सांस ली,
वहीं अम्मा अवाक और अमृता को काटो तो खून नहीं था। क्या कर रहे हो तुम? ये सब क्यों बोल रहे हो? अमृता ने कांपते स्वर में कहा तो अम्मा की नज़रें उसकी ओर घूम गईं। क्या तुम जानती थी? उनका गंभीर स्वर सुनकर अमृता ने मौन ओढ़ लिया, पर साकेत, उसने तो कुछ भी न छिपाने की कसम ही खा ली थी। हाँ अम्मा, हम दोनों जानते थे। सच कहूँ, अगर लिंग जांच कानूनन सही होता तो करवाकर भी हम बेटी को बेटा बताकर अपनी मन्नत को बचा लेते, पर वो पाप कतई न करते जो करवाने को तुम आमादा थी। हाँ, तुमसे झूठ बोलने का जो पाप किया है, यदि तुम वाकई उसे पाप मानती हो तो आज उससे मुक्ति पा रहा हूँ। कई बार मन में आया आपको सब बता दूं, पर कह नहीं पाया, और आज यहाँ कहे बिना रह नहीं पाया। साकेत बोलता जा रहा था, इस बात से बेपरवाह कि अम्मा की आंखें अविरल बह रही हैं। अमृता की आंखों में नाराज़गी और उल्हाना से ओत-प्रोत प्रश्नों को जो पूछ रहे थे। क्यों साकेत, क्यों? जीवन के अंतिम पड़ाव में अम्मा को ये सब बताना क्यों जरूरी हो गया? सन्न बैठी वो पति को दग्ध दृश्य से देखती रही थी। उनके बीच व्याप्त अनचाहे मौन को तोड़ा घंटे घड़ियाल की आती आवाज़ों ने। आरती का समय था। घंटे घड़ियाल, दियों की रोशनी और आरती के स्वर के बीच भक्तों से अटा हुआ गंगा का पवित्र तट अद्भुत दिखता था। साकेत रह रहकर अम्मा को देखता, जो अश्रुपूरित आंखों को मूंदे दोनों हाथों से ताली बजा बजा कर आरती गा रही थी, मानो भीतर के शोर को दबा रही हूँ। शोर कि क्यों इतनी बड़ी बात छिपाए रखी? वापसी में रास्ते पर अमृता साकेत से नाराज रही। उसके हिसाब से साकेत ने अम्मा को सच कहकर सही नहीं किया। बुढ़ापे में बेटे बहू का दिया धोखा न जानती तो क्या फर्क पड़ जाता। अम्मा पूरे रास्ते तो मौन साधे ही रहीं, पर घर आने पर भी उनकी चुप्पी नहीं टूटी तो साकेत को चिंता हुई। वो अम्मा से बात करना चाहता था, पर अमृता ने उसे रोक दिया। वो उन्हें समय देने के पक्ष में थी। अभी बात से बात निकलेगी और बढ़ेगी। पीड़ा समय के साथ कम हो तो ही अच्छा। अमृता की बात साकेत को सही लगी। घर में सब सामान्य थे, पर अम्मा उलझी उलझी सी रहीं। 2 हफ्ते बीत गए। मन्नत की पहली पोस्टिंग भी आ गई। ज्वाइनिंग से पहले उसके घर आने की खबर से अमृता और साकेत की खुशी छलकी छलकी पड़ रही थी, जबकि अम्मा शांत थीं। अमृता और साकेत को उनकी उत्साहहीन प्रतिक्रिया में मन्नत के प्रति उपेक्षा और उनके प्रति नाराज़गी दिखी। जहां अमृता का मन्नत के इंतज़ार में एक एक पल बिताना भारी था, वहीं अम्मा निर्विकार भाव से यूं बैठी थीं मानो मन्नत का आना ना आना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता हो। साकेत मन्नत को लेने रेलवे स्टेशन गए तो अम्मा पीछे से तैयार होकर रोज की तरह मंदिर जाने लगीं। अमृता ने कातर स्वर में टोका, अम्मा मंदिर बाद में चली जाना, मन्नत आ रही है, आज उसका जन्मदिन है, कम से कम बधाई तो दे दो। वो तो लौट कर भी दे सकती हूँ, अभी फुर्सत नहीं है ना, आने में शायद देर हो जाए। इतने दिनों में आज पहली बार अमृता को अम्मा की गंभीर मुद्रा और उदासीन व्यवहार अच्छा नहीं लगा। जो भी हो, अम्मा को अब ऐसा नहीं करना चाहिए। मन्नत से 2 शब्द बोलकर जाती तो क्या बिगड़ जाता। वो कुढ़ गई। साकेत मन्नत को ले आए तो घर का माहौल खुशगवार हो गया। अम्मा कहाँ हैं? आते ही उसने पूछा तो अमृता घबरा गई। अम्मा के बदले व्यवहार का वो क्या कारण बताए? हरिद्वार वाले अनचाहे प्रसंग का मन्नत के सामने खुलना सही नहीं होगा। क्या सोचेगी वो? इसी उधेड़-बुन में 1.5-2 घंटे बीत गए। अम्मा घर आई तो अमृता उनके साथ पंडित जी को देखकर चौंक उठी। कुछ पूछती उससे पहले अम्मा ने ही पूछ लिया, मन्नत कहाँ है? वो तो नहाने गई है शायद। अच्छा ठीक है, और हाँ, जरा पंडित जी के लिए चाय बना दो। आज मन्नत का जन्मदिन है, इसीलिए उसके नाम की पूजा रखवाई है। तुम लोग भी फटाफट तैयार होकर आओ। 2 हफ्ते में पहली बार अम्मा के स्वर में सहजता थी। आओ पंडित जी, हम तैयारी कर लें, कहते हुए वो पूजा घर की ओर चल दी। साकेत ने अमृता की ओर देखा तो उसने कंधे उचकाकर त्वरित बने कार्यक्रम के विषय में अनभिज्ञता जाहिर की और अम्मा के पीछे पीछे पूजा घर की ओर चल दी। उसके पीछे साकेत भी आ गया। अम्मा की पीठ दरवाजे की तरफ थी, पर बेटे बहू की उपस्थिति को साफ महसूस कर रही थी। कितने दिनों से उनके चेहरे की ओर नहीं देखा था, पर आज बिना देखे उनके भाव पढ़ पा रही थी। पूजा की थाली सजाती अम्मा बिना नज़र उठाए बोली, पोता होगा इस बात से मैं आश्वस्त थी, इसीलिए पहले से ही 101 मन्नत के चांदी के सिक्के गरीबों में बांटने के लिए खरीद लिए थे। सोचा था घर का चिराग आएगा तो पहले सिक्के बांटूंगी, फिर उसका मुंह देखूंगी, पर हुई पोती सो सिक्के वैसे ही पड़े रह गए। पर आज मन्नत पूरी कराई हूँ। हमेशा टोकता था ना, क्यों लेकर बैठ जाती हो इन सिक्कों को, सो बांट आई 101 चांदी के सिक्के गरीबों में।
देर हुई पर इतनी भी नहीं कि तुम लोगों से और अपनी पोती से आंखें ना मिला पाऊँ। मन्नत पूरी करने से पहले मन्नत को देखना ठीक नहीं लगा। अब बुला लाओ तो नज़र भर निहारो इस घर के चिराग को। अनवरत भीगे और कांपते स्वर में बोलती अम्मा का गला रुंधने लगा। साकेत उनके कंधे पर हाथ रखकर बैठ गया तो वो उसके हाथों को छाती से लगाते हुए बोली, बड़े पाप से बचा लिया रे साकेत तूने। भली करी जो जांच न करवाई, वरना किसके कांधे पर तारा जड़ती। साकेत अम्मा को दोनों बाहों में भरते हुए बोला, तुमने मन्नत के सिक्के हमारी मन्नत पर न्यौछावर कर दिए। बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। सच कहूँ तो मन में उथल पुथल काफ़ी समय से थी, पर आज सिक्कों का बोझ सहा न गया। चलो चलो अब पूजा की तैयारी में जुट जाओ। साकेत की पीठ जोर से थपथपाती हुई अम्मा उठी और पंडित जी से बोली, मेरी पोती ने अपने दादा की इच्छा पूरी की है, सो पंडित जी बढ़िया सी पूजा करवाओ मन्नत सिसोदिया के नाम से। कहते कहते उनकी नज़र दरवाजे पे खड़ी मन्नत पर टिक गई, जो मंत्रमुग्ध सी अपनी दादी के नए मनमोहक रूप को निहार रही थी। उसे देखकर अम्मा ने अपनी कमज़ोर सी झूलती बाहें फैला दी। अब आजा, क्या वहीं खड़ी खड़ी ताकेगी मुझे? यह सुनते ही मन्नत उसके सीने से लग गई। भावनाओं का ज्वार आंखों के रास्ते बह निकला तो वो धीमे से फुसफुसाई, लव यू मेरी दादी, मेरी प्यारी दादी। हाँ, थैंक यू। थैंक यू तो तुझे है बिटिया इस घर में आने के लिए, और हाँ हैप्पी बर्थडे भी। उसकी पीठ पर हाथ फेरती हो बोली तो वहाँ मौजूद सभी लोगों को लगा जैसे इस घर में आज पहली बार कुछ जन्मा हो और उसकी खुशियाँ चारों ओर बरस रही हों। जन्मदिन बेशक मन्नत का था, पर उपहार सभी को मिला, अम्मा को भी। अभी आप सुन रहे थे एक बहुत खूबसूरत और सकारात्मक कहानी, मन्नत के सिक्के। आशा है आपको भी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।